Two identical charged sphere is suspended from a common point by two massless string of length L. Let me make a diagram for this. This is your you can say rigid support, या आप अपने घर की कोई एक छत इमेजिन कर लें और यहाँ पॉइंट ए से आपको दो ठो स्ट्रिंग लेनी है, इनकी लेंथ इक्वल है, सपोज एल एंड एल, और यहाँ पे आपको दो छोटी छोटी बॉल अटैच कर देनी है। इनका चार्ज और मास इक्वल है, दे आर आइडेंटिकल। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब बिकॉज ऑफ चार्ज यू नो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल, इसीलिए यहाँ पर इनके बीच में कुछ सेपरेशन दिखाई गई है डी के इक्वल। ये बॉल दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मैंने ए पर लगने वाला फोर्स मेंशन नहीं किया है, बी पर का ही किया है। आप चाहो तो ए पर वाला भी कर लो, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि बी पर और भी क्या कोई फोर्स लग रहा होगा। भाई अगर मास है तो मास की वजह से ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा होगा, और चार्ज है तो चार्ज की वजह से चार्ज वाला यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपने बना दिया। व्हाट अबाउट ग्रेविटी वाला फोर्स, वो W बराबर mg होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको भी बना लेते हैं। ये मैंने W बराबर mg बना दिया। हमें यहाँ पर सारे फोर्सेस एक्चुअली पता लगाने हैं जो लग रहे होंगे इस क्यू पे। दो फोर्स लग आपने देख लिए, एक और फोर्स है जो लग रहा होगा। सोचिए, ये जो रस्सी है ना, ये स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इसे फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं। इसे हमने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका टी हो गया। कुल मिला करके ये तीन फोर्स हैं जो इस पार्टिकल पे जो बी पे है लग रहा है, और ये तीनों ही फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब बैलेंस कंडीशन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, बट उसके पहले आगे पढ़ लें हो क्या रहा है। एक बात तो ये क्लियर इन्होंने बता दी है कि जो डी है, ये वाली जो दूरी है वो एल की तुलना में काफ़ी कम है। ये जो रस्सी हैं बहुत बड़ी बड़ी आप मान सकते हो, और ये कहानी ऐसी मान सकते हो ये बहुत छोटा है डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेशन में काम आएगा। अब इसके बाद हुआ क्या कि चार्ज की वजह से इनके बीच में सेपरेशन डी है ना। अगर चार्ज ही ना हो तो सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 0। तो चार्ज एकदम से गायब नहीं हुआ है, चार्ज धीरे धीरे इनमें कम हो रहा है, लीक हो रहा है। और कीवर्ड है कांस्टेंट रेट, मतलब जो ये डी क्यू चार्ज अगर निकला है डी टी टाइम में, तो डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, अल्फ़ा के इक्वल है। सपोज अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक, अल्फ़ा कांस्टेंट है यहाँ पे। अब ड्यू टू दैट हुआ क्या, जो मैंने अभी बताया, एज अ रिजल्ट चार्ज अप्रोचेस, जब इनमें चार्ज कम होगा तो सेपरेशन डी ये कम होने लगेगी, और जो एक्स है वो कम होने लगेगा। एक्स क्या है, एक्स इज सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, जो कि शुरुआत में डी के बराबर है और बाद में आफ्टर ऑल वो 0 हो जाएगी। तो सेपरेशन यहाँ पर जब कम होगी तो इनमें अप्रोच करने के टाइम कुछ स्पीड आ जाएगी। वो स्पीड जो है v, वो x पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, वही हमें बताना है सही गलत क्या है। तो बस अब मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाइए। ये डायग्राम आपको दिखाई दिया, इसमें फोर्स को बैलेंस कराइए। तरीका क्या रहता है, टेंशन का हमें एक्चुअली कंपोनेंट करना पड़ेगा अभी, तो फिर इसके लिए एंगल चाहिए होगा, तो एंगल मार्क कर लिया जाए। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई जिसके अबाउट ये कहानी सिमेट्रिक है, दोनों तरफ मैंने थीटा और थीटा मान लिया। तो अब जो यहाँ पे हम इस पॉइंट बी को दोबारा से बनाए, तो एक तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में लगा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स लिया है मैंने, एक्स की शुरुआत में जो वैल्यू होगी आप समझ रहे होगे ना कितनी है, डी के बराबर है, और लास्ट में जा कर के वो 0 हो जानी है लगभग में। तो यहाँ पर एक फोर्स हो गया, और दूसरा mg लगेगा, वो नीचे को लगेगा। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो ना तो एक्स एक्सिस में है, मतलब ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है, वो ऐसे है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। एक साइन थीटा होगा और एक कॉस थीटा। कौन सा साइन कौन सा कॉस, ये देखना पड़ेगा एंगल कहाँ से कैसे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो एंगल थीटा माना है उसी के हिसाब से अगर चले तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये कैसे पता चला,
दो इमेजिनरी लाइन, दो वर्टिकल लाइन मैंने इमेजिन करी है और क्रॉस लाइन से अगर हम कट करवाएं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वही बात है यहाँ पे ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये क्रॉस लाइन है, तो जो ये एंगल होगा वही ये होगा। तो यहाँ पर हम थीटा लिख सकते हैं। तो टी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर वाला दैट विल बी टी कॉस थीटा और एक इधर वाला दैट विल बी टी साइन थीटा। मतलब इस पॉइंट पे जो आप टी बनाने वाले थे वो ना बनाइए, इसके कंपोनेंट बनाइए। इधर क्या बनेगा टी कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा टी साइन थीटा। लेट मी मेक दैट, ये हो गया टी कॉस थीटा। अब आप समझ गए होगे ये टी कॉस थीटा बैलेंस कहाँ से होगा और टी साइन थीटा ये बैलेंस कहाँ से होगा। टी साइन थीटा तो आपका के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, राइट। और जो टी कॉस थीटा है वो आपका जो है एम जी के बराबर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन चाहे तो अभी लगा लो, चाहे थोड़ी देर बाद लगा लेना। यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे साइन और कॉस डिवाइड होगा तो टेन आ जाएगा और टी कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट एफ ई अपॉन एम जी। एक्चुअली मैंने इस पूरी कहानी को एफ ई लिख दिया है, ऐसा इसलिए लिख दिया है कि एक और फार्मूला यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा। ज़्यादातर किताबों में इसको कहा जाता है याद कर लेने को। आई विल नॉट रिकमेंड, रीज़न बीइंग कि इसमें कुछ अभी लूप होल है, प्रोपोर्शनैलिटी जज करने में दिक्कत आती है इस फार्मूले से, इसलिए आप पूरा ही करें, याद इसे ना करें। याद करना है तो फिर लास्ट में भी कुछ आएगा उसे याद करना, वहाँ से रियलिटी में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके किस पावर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे थीटा हमने लिख लिया टेन थीटा के स्थान पे। वो क्यों, थीटा स्मॉल है ना, इसलिए वो स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा और थीटा बराबर होते हैं। और हम एफ ई की जगह वापस वही के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्या मतलब ये एक्स लिख ले रहेंगे और यहाँ पे एम जी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये तो एफ ई का वैल्यू हो गया और एम जी हो गया। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं कुछ ऐसा टर्म तो नहीं है जिसमें एक्स हिडन हो और हमें दिखाई ना दे रहा हो। ये जो आप थीटा देख रहे हैं इसमें एक्स हिडन है, दिख नहीं रहा है। ये एक्स से रिलेट हो सकता है, कैसे देखिए ध्यान से। ये आप अगर ट्राइंगल ऐसे पूरा कर दें, पहले ही कर सकते थे, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स बाई टू हो जाएगी। रीज़न भी ये कंप्लीटली जो अगर कहें तो एक्स है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स बाई टू और ये डिस्टेंस दैट वन एल। इस एंगल के वास्ते ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स बाई टू ये परपेंडिकुलर हुआ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हुआ, ये आया आपका साइन थीटा। बट ये थीटा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला ना साइन थीटा टेन थीटा ये सब इक्वल होते हैं फॉर स्मॉल एंगल। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल गिवन है, वो पता ऐसे चला कि ये जो डी है ना ये बहुत कम है, तो डी अगर बहुत कम रखोगे तो यहाँ एंगल बहुत छोटा ही बनेगा। तो एक्स जो आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स बाई टू एल, जो आएगा वो थीटा के बराबर आएगा। तो एक्स यहाँ से निकाला जा सकता है, बट एक्स मत निकालो, थीटा निकालो। ये थीटा यहाँ से एक्स बाई टू एल आ जाएगा, उसे यहाँ पे रख लो। तो ये हो गया एक्स बाई टू एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एम जी। नाउ चेक करो, एक्स की पावर टोटल में 3 हो गई है, के क्यू स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई टू, कहीं पे एडजस्ट करो इस 2 को, ठीक है। नाउ ये हो गया 2 और फिर एम जी। अब यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों का फोकस करना है जो चेंज हो रही हैं, बाकी डिलीट कर देना है। जैसे ये और ये और ये और ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पर जब ये पार्टिकल पास आएंगे तो एक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये कम क्यों हो रही है, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है एक्स और क्यू रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे ये आपका एक्स और क्यू के अलावा रिमेनिंग ऑल थिंग सपोज टू बी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सपोज सी देन एक्स क्यूब। अब जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है उनके लिए ये कहानी, जिनको समझ में नहीं आई है या आ गई है फिर भी मेमोरी स्ट्रांग है उनके लिए ये केपलर लॉ की शक्ल जैसा है। आप वहाँ से इसको कंपेयर करके याद कर लो, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना,
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बस टी की जगह क्यू लिखा है, बाकी कुछ अंतर थोड़ी ना हुआ है। ये याद रह गया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका आंसर आएगा नेक्स्ट टाइम से। तो क्यू स्क्वायर जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू आर या एक्स क्यूब हो गया है। आर क्या है यहाँ पे या एक्स क्या है यहाँ पे, सेपरेशन इन बिटवीन। नाउ अब हम सावधानी पूर्वक थोड़ा अप्रोच करेंगे, क्यू यहाँ से निकालें या एक्स निकालें। देखो अगर हम यहाँ से क्यू निकालें तो वो आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, और अगर एक्स निकालें तो ये आ जाएगा क्यू की पावर 2/3। हमें ना एक्स निकालना है ना क्यू निकालना है, हमको आफ्टर ऑल जाना है वी की तरफ। वी है वेलोसिटी या स्पीड जिससे ये अप्रोच करेंगे। ये वी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx/dt होगा। एक्चुअली इक्वल भी हो सकता है, अब मैं यहाँ पे लेकिन प्रोपोर्शनलिटी पे फोकस करना है, तो v जो है प्रोपोर्शनल टू dx/dt हो गया। इसका मतलब हमको dx/dt की नीड है यहाँ। इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी dx/dt आएगा, इसको करेंगे तो भी आएगा, तो फिर किसको करें? अगर हम इसको कर दें तो ये x dx/dt हो जाएगा, बट ये q डिफरेंशिएशन जब होगा तो q प्रेजेंट रहेगा, q पिक्चर से गायब नहीं होगा। हमें पिक्चर में ओनली v और x चाहिए, q नहीं चाहिए। इसलिए ये रिलेशन सही है, फिर भी हम इसको नहीं डिफरेंशिएट करते हुए इसको करेंगे। तो q का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा dq/dt, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लिख लो, कोई कांस्टेंट बस लिखना है, c लिख लो। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2, x की पावर 3/2 -1, ये आप समझ गए होगे। nx n-1 वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 1/2 हो गया। और आगे आ जाएगा dx/dt। ये जो dq/dt है ये है रेट विद चार्ज जो लीक हो रहा है, वही यहाँ दिया है, ये अल्फ़ा के बराबर हो गया। और ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट ही था, c/2, ये सब कांस्टेंट है। तो आप सबके बदले एक नया कोई कांस्टेंट मान लो, सपोज c', वो लिख लो। और ये आ गया x की पावर 1/2, और ये dx/dt जो हुआ ये हुआ वेलोसिटी। अब यहाँ से v आपको समझ आया होगा, ये आएगा c' डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2, या v इज इक्वल टू c' एक्स की पावर -1/2। आंसर दिख गया होगा कि v जो है प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2 होगा। यहाँ से दिखा, c मैंने हटाया, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।